समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, कल जो हमने आप लोगों को इसका प्रजाति का जो भाग 1 है, पार्ट 1, उसमें हमने प्रजाति है क्या, फिर प्रजाति की जो निश्चित शारीरिक विशेषताएं हैं, किसके आधार पर हम किस प्रजाति का जो है विश्लेषण करते हैं, उस पर हमने भाग 1 के वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं भाग 2। देखिए, जो भाग 2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रजाति के उत्पत्ति के सिद्धांत। जो प्रजाति के उत्पत्ति के क्या क्या समाजशास्त्रियों ने, और ये जो 4 सिद्धांत हैं, यह 4 सिद्धांत में से इधर परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछा जा रहा है। यह 4 सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। आप लोग अनुसार उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा किन लोगों ने प्रजाति के संदर्भ में या प्रजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। फिर हम लोग प्रजाति के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आते हैं प्रथम दृष्टया प्रजाति के उत्पत्ति के सिद्धांत। तो जो प्रजाति की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसमें प्रथम है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो है, पहला क्या, पहला है, दूसरा कोई नहीं है, 1 2 3 4 करके हमने इसको बना दिया है। तो यहाँ पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो पहला तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रजाति के उत्पत्ति के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया। देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। प्रजाति के उत्पत्ति के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया। तो हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। उनका नाम ह्यूगो डी ब्रिज ने जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए जो जीव हैं उसमें जो पाई जाती है विभिन्नता, तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पहला ही प्रश्न आपसे बन जाता है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक, तो इनको आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर है उत्परिवर्तन है क्या। एक मन में आपके जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी, कोई उत्परिवर्तन है क्या। तो देखिए, उत्परिवर्तन किसी जीव के गुण सूत्रों की, उत्परिवर्तन है क्या, तो उत्परिवर्तन किसी जीव के गुण सूत्रों की रासायनिक संरचना में, किसी जीव के गुण सूत्रों की रासायनिक संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो जो गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्र की जो रासायनिक संरचना है, उस रासायनिक संरचना में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है, यही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यह आपका हुआ उत्परिवर्तन का सिद्धांत। फिर दूसरा जो सिद्धांत है वह है प्राकृतिक प्रवरण, नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए, ये जो प्राकृतिक जो प्रवरण का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के जन्मदाता डार्विन तथा वालेस महोदय हैं। तो प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो प्राकृतिक इस सिद्धांत के जन्मदाता डार्विन तथा वालेस हैं। अब क्या है यह सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार जीवित रहने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है। देखिए, कोई भी हो, हम हो, आप हो, अगर जो भी पर्यावरण है उस पर्यावरण के साथ यदि हम अनुकूलन स्थापित नहीं करेंगे तो हम उस पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें काफ़ी जिज्ञासा भी देता है। इस सिद्धांत से हमें सीख भी मिलती है, जो यहाँ पर प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत है, कि प्रत्येक व्यक्ति को समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, तभी वह अमुक व्यक्ति जो है समाज में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। जैसे देखिए, ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में ठंड पड़ रही है, हम एक शर्ट पहन करके अगर बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक स्थिति है कि हमें ठंड लगेगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को जैसा पर्यावरण हो
उस पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जो है उस पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है। तो यह आपका है प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादक अर्थात जन्मदाता आप कह सकते हो डार्विन तथा वालिस महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर देखिए दूसरा जो है क्रॉसिंग, जिसको आप कहते हो समूह से बाहर यौन संबंध, ठीक ना। तो जो मुख्य रूप से इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वही सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन मेंडल महोदय हैं। तो ये जो क्रॉसिंग का जो सिद्धांत है, तो क्रॉसिंग के सिद्धांत ये तो आप लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे जीव विज्ञान में। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन मेंडल महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसको ड्यूमाजी मिल्स ने अमेरिका के रेड इंडियन जातियों के अध्ययन के आधार पर किया। अमेरिका के जो रेड इंडियन जातियां थी उन जातियों के आधार पर इन्होंने पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? ड्यूमाजी मिल्स। अब देखिए यह सिद्धांत क्या है? यह जो सिद्धांत पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? तो पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण ने, इस सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण ने प्रजातियों को जन्म दिया। तो ये आपके 4 सिद्धांत हैं। यह 4 सिद्धांत में मुख्य रूप से बाकी चीज़ें तो हमने आपको बताया और बार बार आपको टैली कराने के लिए दे देगा कि उत्परिवर्तन, ठीक ना, ह्यूगो डी ब्रिज आगे पीछे दे देगा कि आपको टैली कराना पड़ेगा। प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत, यह इतना जरूर याद रखिएगा। डार्विन तथा वालिस, समूह से बाहर यौन संबंध क्रॉसिंग, जॉन मेंडल, पृथक्करण का सिद्धांत, ड्यूमाजी मिल्स। तो यह जैसे ABCD जो आपको कॉलम बना देता है ABCD, ठीक ना। तो अब इसी के आधार पर आपको वह टैली कराना होगा कि कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है, और ये जो प्रतिपादक हैं इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर देगा और आपको यहाँ पर टैली कराना होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपको दे देगा A ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरा दे देगा डार्विन तथा वालिस, तीसरा दे देगा ड्यूमाजी मिल्स और चौथा दे देगा जॉन मेंडल। तो कौन होंगे? डार्विन तथा वालिस महोदय। ठीक, फिर अब देखिए अब हम लोग आते हैं परिभाषा। यहाँ पर प्रजातियों के संदर्भ में काफ़ी बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं का जो एक मुख्य अंश है, वही हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, लिख भी देंगे। बस उतना ही आपको याद रखना है। परिभाषाएं बहुत बड़ी होती हैं, आप कितनी परिभाषाओं को याद करोगे, ठीक ना। तो एक छोटा सा जो बिंदु है वह बिंदु आता है, तो उसी जो है समाजशास्त्री की या मनोवैज्ञानिक की वह परिभाषा होगी, उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो अब यह प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत पर हमने यहाँ पर चर्चा किया। चलिए अब हम लोग परिभाषा, तो जो परिभाषा है, परिभाषा में पहले ग्रीन का हम लोग चर्चा करते हैं कि ग्रीन महोदय प्रजाति के संदर्भ में क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रीन। तो अब हम लोग किस पर आए? परिभाषा। तो ग्रीन महोदय कहते हैं कि प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है। ग्रीन महोदय कहते हैं कि प्रजाति क्या है? तो प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है। तो ग्रीन महोदय कहते हैं कि प्रजाति, नोट करते जाइएगा भाई, इतना जरूर देगा, बाकी परिभाषा चाहे कितना हो लंबा दे, लेकिन उसमें यह जरूर देगा कि प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है। तो प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है, ठीक है। तो प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है। जब यह परिभाषा में आ जाए तो तुरंत आप टिक किस पर लगाएंगे? तो तुरंत आप टिक जो है ग्रीन महोदय पर लगाएंगे। नेक्स्ट परिभाषा है बोआस। बोआस क्या कहते हैं प्रजाति के संदर्भ में?
ठीक ना, ध्यान को देखते जाइए। बोआस महोदय कहते हैं कि प्रजात एक वैज्ञानिक अवधारणा है। प्रजात के संदर्भ में वो कहते हैं कि प्रजात क्या है, तो प्रजात एक वैज्ञानिक अवधारणा है। यह आ जाए तुरंत आप टिक लगाएंगे बोआस पर। तो प्रजाति हमने एकदम छोटे छोटे पार्टों में कर दिया है। यह जितना हम लिख रहे हैं इतना उस परिभाषा में अवश्य दिया रहेगा। तो प्रजाति एक वैज्ञानिक अवधारणा है, ठीक ना। तो यहां पर आपने देखा कि क्या कहते हैं कि प्रजाति एक बड़ा जैविक मानव समूह है। बोआस महोदय कहते हैं कि प्रजाति एक वैज्ञानिक अवधारणा है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग क्रोबर। क्रोबर महोदय कहते हैं प्रजाति एक वैध जैविक अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप चर्चा देखेंगे कि गिन महोदय ने कहा है कि बड़ा जैविक तो कहा है एक बड़ा जैविक मानव समूह है, बड़ा जैविक मानव समूह है। बल्कि जैविक की बात ये भी कहते हैं, लेकिन यह इनकी थोड़ा बहुत अंतर है। यह कहते हैं कि प्रजाति एक वैध जैविक अवधारणा है। तो यह चर्चा किसने की, यह चर्चा क्रोबर महोदय ने कहा कि प्रजाति एक वैध जैविक अवधारणा है। फिर मैकाइवर देखिए मैकाइवर प्रजाति के संदर्भ में क्या कहते हैं। मैकाइवर महोदय कहते हैं कि प्रजाति एक सामाजिक श्रेणी है। प्रजाति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रजाति क्या है, तो प्रजाति एक सामाजिक श्रेणी है। तो प्रजाति को सामाजिक श्रेणी के संदर्भ में किसने चर्चा किया है, तो मैकाइवर महोदय ने प्रजाति को एक सामाजिक श्रेणी माना है। फिर आइए हावेल। हाँ, प्रजाति शारीरिक लक्षणों से युक्त विशिष्ट संयोग है। देखिए इसको आप लोग इसी अनुसार भी कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा प्रजाति शारीरिक लक्षणों से युक्त विशिष्ट संयोग है, ठीक है। तो किस समासासी ने कहा है कि प्रजाति शारीरिक लक्षणों से एक विशिष्ट संयोग है, तो यह बात हावेल महोदय ने कहा है कि प्रजाति शारीरिक लक्षणों से युक्त विशिष्ट संयोग है। फिर आते हैं हम लोग हर्टन एवं हंट पर। हाँ, हर्टन एवं हंट। हर्टन एवं हंट क्या कहते हैं। देखिए हर्टन एवं हंट प्रजाति के संदर्भ में कहते हैं कि प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विशिष्टताओं का समुच्चय है। तो प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय है। ठीक है, जैसे सिर्फ एक शब्द देखिएगा कि समुच्चय, तो समुच्चय तुरंत आप जो है किस पर टिक लगा देंगे, तुरंत आप जो है आपको टिक लगाना है हर्टन एवं हंट पर, ठीक ना। फिर देख लीजिए, फिर हम आपको परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा यही याद हो जानी चाहिए आपको। प्रजाति गिन क्या कहते हैं, जैसे ही एक बड़ा जैविक मानव समूह, बस इतना सब देखना है कि किसने कहा एक बड़ा जैविक मानव समूह जैसे ही आ जाए तुरंत आपको टिक गिन पर लगानी है। एक वैज्ञानिक अवधारणा, सिर्फ इतना शब्द दिखाई दे जाए, परिभाषा चाहे बार बार करें, परिभाषा चाहे कितना हो बड़ी दी गई हो, सिर्फ एक शब्द आ जाए एक वैज्ञानिक अवधारणा, तुरंत आपको टिक लगाना है बोआस पर।
वैध जैविक अवधारणा, बस इतना शब्द आ जाए परिभाषा में, वैध जैविक अवधारणा, तो तुरंत आप टिक किस पर लगाएंगे? क्रोबर पर। सामाजिक श्रेणी, सिर्फ सामाजिक श्रेणी आ जाए तो आप टिक किस पर लगाएंगे? मैकाइवर पर। शारीरिक लक्षणों से युक्त, ठीक ना, बस इतना आ जाए, शारीरिक लक्षणों से युक्त विशिष्ट संयोग की बात जब आ जाए तो आप किस पर टिक लगाएंगे? तुरंत हावेल पर, ठीक ना। और प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विशेषताएं, यहाँ पर जैसे ही यह चीज़ आपको दिखाई दे आनुवंशिक शारीरिक विशेषताएं, तो तुरंत आपको टिक लगाना है हर्टन एवं हंट पर। तो देखिए हम लोगों ने मुख्य रूप से प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत और परिभाषा पर अध्ययन किया। अब हम लोग आते हैं प्रजाति का वर्गीकरण। और देखिए अब यहाँ से जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे बिंदुओं को भी आपको आत्मसात करना होगा। तो प्रजाति का वर्गीकरण, ठीक। तो प्रजाति की जो वर्गीकरण की जब चर्चा आती है तो पहला जो प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिनायस महोदय ने महाद्वीपों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया तथा उसे 6 भागों में बांटा। अब देखिए अब यहाँ पर कई प्रश्न निकलेंगे, उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट के अनुसार इसको नोट करते जाएगा। सर्वप्रथम यहाँ कंफ्यूजिंग है, हम 2-3 पर चर्चा करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें और जो कंफ्यूज भी करेगा प्रश्न। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो सर्वप्रथम लिनायस महोदय ने महाद्वीपों के आधार पर प्रजाति का या प्रजातियों का वर्गीकरण किया। अभी हम आगे इस पर फिर काफी चर्चा करेंगे आप लोगों को। तो सर्वप्रथम लिनायस महोदय ने किसके आधार पर? तो लिनायस महोदय ने महाद्वीपों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया तथा इसे 6 भागों में बांटा। वो 6 भाग कौन है उस पर हम आगे चल करके आप लोगों को चर्चा करेंगे। आज पहले हम लोग थोड़ा सा यह देखें कैसे बंटवारा हो रहा है। तो तथा इसे 6 भागों में बांटा, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न जो आपको पूछ लेगा कि महाद्वीपों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया है? तो महाद्वीपों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले कौन है? लिनायस महोदय, ठीक है। तथा महाद्वीपों के आधार पर लिनायस महोदय ने प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? ये भी विकल्प दे देगा, 6, 7, 8 कुछ भी दे सकता है। तो कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। फिर देखिए इसी से मिलता जुलता जो आपका जो है मुख्य रूप से जो दूसरा प्रश्न बनता है कि नेस्फील्ड महोदय, तो भारत में ये देखिए भारत में नेस्फील्ड महोदय ने, तो जो भारत की बात आती है तो भारत में, या यहाँ पर आप कह सकते हैं एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि भारत में जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? तो आप क्या कहते हो? समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट हैं। और भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? तो भारत में समाजशास्त्र के जनक पैट्रिक गेट्स हैं, ठीक ना। तो अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम नेस्फील्ड महोदय ने, किसने? नेस्फील्ड महोदय ने संयुक्त प्रांत के देखिए, तो भारत में सर्वप्रथम नेस्फील्ड महोदय ने संयुक्त प्रांत के निवासियों का
निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर, निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर। तो जो नेस्फील्ड महोदय ने थे, जो भारत में इन्होंने प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया, तो वह कहाँ के प्रजातियों का वर्गीकरण किया? तो नेस्फील्ड महोदय ने संयुक्त प्रांत के निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक ना? तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कर इन्हें दो भागों में बांटा। इन्हें दो भागों में बांटा। ठीक, अब वह दो भाग कौन थे? पहला आर्य और सेकेंड आदिवासी। ठीक ना? अब देखिए अब यहाँ पर तो जो भारत में जो सर्वप्रथम नेस्फील्ड महोदय ने संयुक्त प्रांत के निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया तथा इन्हें आर्य तथा आदिवासी दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। फिर उसके बाद अब आता है मुख्य रूप से एक और जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर, ठीक ना, यह तो महान भाव जो है एक प्रांत के निवासियों का सिर्फ जो है इन्होंने वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न है, संयुक्त प्रांत के निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कर इन्हें दो भागों में बांटा, आर्य तथा आदिवासी में। यहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति आती है। फिर लिखे, भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर ठीक ना, तो कहा जाता है कि भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन, जो प्रथम जो है क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध ढंग से, तो प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन रिजले द्वारा किया गया। ठीक, अब देखिए भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम, और यहाँ पर भी लिखा है कि भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रथम क्रम, ठीक ना, प्रथम। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि भारत में सर्वप्रथम जो नेस्फील्ड महोदय ने एक प्रांत का अध्ययन किया था, कहाँ के? संयुक्त प्रांत के निवासियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था तथा उन्हें इन्होंने कितने भागों में बांटा? इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, आर्य तथा आदिवासी। ठीक ना? जबकि भारतीय प्रजातियों का शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन जो है वह करने वाले समाजशास्त्री कौन है? तो प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं वह रिजले महोदय है। तो यह जो संपूर्ण भारत के संदर्भ में जो है इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक ना? तथा इन्हें जो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये प्रजातियों को कितने भागों में बांटा रिजले महोदय ने? तो क्रमबद्ध अध्ययन करने के बाद रिजले महोदय ने प्रजातियों को, क्या लिख लीजिए, इन्होंने प्रजातियों को सात, अभी देखो मेरे, प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। ठीक ना, बांटा। अब इसको हम रेस कर दे रहे हैं। तो इन्होंने कितने भाग बांटा भाई? इन्होंने 7 भागों में बांटा तथा जिनमें इन्होंने कहा कि 7 भाग तो हैं, उस पर भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे आप लोगों को। तथा इसमें इन्होंने
3 को प्रमुख माना है, जिसमें है द्रविड़, मंगोल तथा इंडो आर्यन। तो इनके अनुसार, रिले के अनुसार 3 प्रमुख हैं। रिले के अनुसार 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, 3 प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन 3 प्रमुख हैं? पहला जो इन्होंने कहा द्रविड़, फर्स्ट द्रविड़, सेकेंड दूसरा मंगोलायड। ठीक ना, द्रविड़, मंगोलायड, और जो तीसरा है वह इंडो आर्यन। ठीक, तो देखा आपने यहाँ पर कि इन्होंने, रिले महोदय ने वह प्रजातियों को 7 भागों में बांटा, जिनमें इनके अनुसार 3 प्रमुख हैं। पहला कौन है? द्रविड़, सेकेंड है मंगोलायड, और जो तीसरा आपका है इंडो आर्यन। अब ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कि रिले महोदय ने भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसको माना है? रिले महोदय ने भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसको माना है? तो रिले महोदय ने, देखिए, रिले महोदय ने द्रविड़ को, जो द्रविड़ हैं, द्रविड़ को भारत की प्राचीनतम प्रजाति माना है। तो इनकी एक पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया। इनकी महानुभाव की पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया। तो द पीपुल ऑफ इंडिया में इन्होंने द्रविड़ को भारत की प्राचीनतम प्रजाति माना है। अभी हम इसको भी नोट कर देते हैं। तो रिले महोदय ने, रिले महोदय ने अपनी पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया में, द पीपुल ऑफ इंडिया में, ठीक ना, तो किसमें? द पीपुल ऑफ इंडिया में द्रविड़ को भारत की प्राचीनतम प्रजाति माना, प्राचीनतम प्रजाति माना है। ठीक, तो देखिए, अब जो है हमने आज यहाँ पर जो प्रजाति का जो वर्गीकरण है, इस पर हमने आप लोगों के सामने चर्चा किया। फिर उसके बाद जो आगे वाला जो लेक्चर है, उसमें हम बीएस गुहा का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हट्टन का वर्गीकरण जो है पढ़ेंगे, फिर मजुमदार का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर स्टैनली मार्क का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर क्रोवर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद।